हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे अपने ज़िंदगी में। और भाई मैं अभी अभी जस्ट रेडी हो चुका हूँ। तो कल आपने देखा ही होगा भारत में क्या हुआ है। मोदी जी की पार्टी फिर से इलेक्शन जीत चुकी है। तो एनडीए, मतलब पहले तो सिर्फ बीजेपी होता था, अभी एनडीए बोलना पड़ेगा क्योंकि ये गठबंधन अभी सरकार बनाएगा ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। और थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ मैं क्योंकि भाई शेयर मार्केट गिर चुका है। मैंने सुबह सुबह मेरा पोर्टफोलियो देखा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ ना मैं, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में। तो मैंने मेरा पोर्टफोलियो देखा, 62,000 से गिरा हुआ था। मतलब 62,000 रुपीज़ मेरे शेयर मार्केट में डूब गए क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट में मेजोरिटी से नहीं आई। तो कल के इलेक्शन की वजह से ना शेयर मार्केट पूरा डाउन हो चुका है, जो कि मतलब होता ही है। जैसे ऐसे कुछ न्यूज़ आते हैं ना, जैसे कोरोना के टाइम पे भी नीचे चला गया था शेयर मार्केट। इलेक्शन का रिजल्ट आता है तब भी डाउन चला जाता है। अगर लोगों को लगता है कि भाई बीजेपी सरकार में नहीं आ रही है, लोग बेचने लग जाते हैं स्टॉक्स, तो शेयर मार्केट नीचे गिर जाता है धड़ाम से। पर एक बार जब गवर्नमेंट अनाउंस होगी, मोदी जी सरकार बनेंगे, फिर से ये मार्केट लेवल अप हो जाएगा, फिर से जो हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा, फिर से प्रॉफिट होगा। तो ये चलता रहता है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। तो भाई मैंने वो सुबह सुबह देखा तो मुझे थोड़ा अचंभित सा हो गया मैं, क्योंकि कल मेरा पोर्टफोलियो बढ़ा था, आज मेरा पोर्टफोलियो नीचे गिर गया धड़ाम से। तो बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि भाई इन्वेस्टमेंट के बारे में बताओ, म्यूचुअल फंड में क्या करना है, स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, मैं कैसे करता हूँ। तो आज के वीडियो में शायद से उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे, ताकि जो मेरी जनरल ऑडियंस है उनको भी थोड़ी सी बातें पता चले। और भाई मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ शेयर मार्केट में, ना ही मैं एडवाइज़र हूँ, ना ही मैं एडवाइस दे सकता हूँ। मैं जस्ट मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जो नॉर्मल तरीके से इन्वेस्टिंग होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करूंगा, जो मैं चीज़ें फॉलो करता हूँ। ज़रूरी नहीं आप लोगों को वही सेम चीज़ें करनी है, आपका दिमाग लगाना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो फिलहाल चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं, खाना वाना खाते हैं और दिखाते हैं आपको घर में क्या हो रहा है अभी सीन। तो अभी घर में फ़िलहाल दोनों लेडीज़ खाना परोस रहे हैं, क्योंकि आज हमारे घर एक गेस्ट आए हैं, इनके भाई आए हैं, इन दोनों के भाई खाना खाने के लिए। एक्चुअली भाई मतलब साइड का भाई आया है इधर, तो पायल का और इसका भी भाई हुआ ना। तो ये देखो खाना खाने के लिए आए आज हमारे घर। कौन सी मैच है राज? पायल तुम्हारा भाई भूखा रह जाएगा। और भाई आज भारत और पाकिस्तान की मैच भी है। पाकिस्तान ने आयरलैंड की है, T20 की मैच है। चलो भाई खाना वाना खा लेते हैं। सारे लेडीज़ लोग बचे हैं खाना खाने के लिए, मैं भी उनमें शामिल हो जाता हूँ आज। हाँ तो भाई, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था। आज मैंने वो स्टोरी डाली थी कि मेरा है ना, मतलब जो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है ना, स्टॉक्स का नहीं बोलूँगा, म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो, वो है ना आज बहुत ज़्यादा गिर गया था। मतलब मान लो मैंने 1 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किए थे, तो मेरा पोर्टफोलियो लगभग 20-25 हज़ार से गिर गया नीचे। पर कुछ लोगों के क्वेश्चंस ऐसा है कि भाई हमें बताओ कि मतलब क्या होता है इन्वेस्टमेंट, कैसे करना होता है। तो मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, और ये मैं बोल देता हूँ कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं जस्ट मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगा। और एक यंगर ब्रदर के लिए मैं क्या एडवाइस दे सकता हूँ इन्वेस्टिंग को लेके, वो मैं बताऊँगा आपको शॉर्ट में। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो पहले। इन्वेस्टमेंट होता है कि किसी चीज़ को आप अभी खरीदते हो और फिर उसको फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ने के बाद बेचते हो, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब मान लो कि कोई इंसान है जिसने आज 1 एकड़ ज़मीन पुणे में खरीदी, और 10 साल बाद उस 1 एकड़ ज़मीन की प्राइस 10 लाख से बढ़ के 1 करोड़ हो गई। तो मतलब उसने कितना प्रॉफिट किया, 90 लैक्स का। तो उसने वो जो उसके पास 10 लाख रुपए आज थे, उसने इन्वेस्ट किए उस ज़मीन में, और वो भूल गया, और 10 साल बाद उसने जब ज़मीन बेची तो उसको 90 लैक्स का प्रॉफिट हुआ। एक मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट बहुत सारी जगह पे की जा सकती हैं। तो उसमें से एक तरीका, जैसे मैंने बताया, रियल इस्टेट, मतलब ज़मीन में हो गया, बिल्डिंग्स में हो गया, मतलब फ्लैट्स वगैरह वो सब चीज़ें, या फिर प्लॉट्स लेते हो, वो सब चीज़ें उसमें आ जाता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट गोल्ड में, ठीक है। आप सोना खरीदते हो, आज मान लो सोना 1,000 रुपये का 1 ग्राम आता है, तो अगले साल हो सकता है कि वो 1,500 का हो जाए, तो वो ऊपर का जो पैसा आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तीसरा हो सकता है आप एफडीज करो, बैंक में जाओ, आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर लो, और 1 साल बाद बैंक आपको उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट देगी। तीसरा हो सकता है कि मान लो
आपने कोई आजकल चल रहा है क्रिप्टो करेंसी खरीदा, मतलब बिटकॉइन वगैरह खरीदा और उसको बाद में बेच दिया, ठीक है। ये बेचने का जो समय हो कुछ भी हो सकता है, कोई 1 महीने में बेचे, कोई हो सकता है 1 साल में बेचे, कोई हो सकता है 10 साल में बेचे, या फिर कुछ लोग 25-30 साल बाद। तो एक पैसा आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट में डाला, जैसे रियल एस्टेट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, फिर उसके बाद क्रिप्टो हो गया, उसके बाद प्लॉट्स हो गया, फ्लैट्स हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के, या फिर एफडीज हो गया। तो जो जो अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें आपने जो पैसा डाला वो अगर आपको अच्छा रिटर्न देता है तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो अभी बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी होती है। तो मान लो आपने 1 लाख रुपए महीने का कमाया और उसमें से आपके 20,000 के खर्चे हैं और बची हुई अमाउंट आपकी एक तरीके से सेविंग्स है। तो मान लो आपके जो 80,000 रुपये है वो आपने सेव करके अपने पास रखे। अब क्या होता है, अगले साल जब आप वो 80,000 रुपये लेके जाते हो मार्केट में, आज की डेट में आईफोन की कीमत 80,000 है, तो आपकी जो सेविंग के 80,000 है उससे आप एक आईफोन खरीद सकते हो। पर मान लो आपने वो 80,000 वैसे के वैसे अपने पास रखे और आप अगले साल गए आईफोन खरीदने के लिए, नया लॉन्च हुआ था, तो 80,000 का जो आईफोन है अब वो बढ़ के वो हो गया होगा 90,000 का। पर आपके पास तो 80,000 ही रुपये है। तो क्या हुआ कि आपका जो मतलब महंगाई बढ़ गई पर आपका जो पैसा था वो उतना ही रह गया। तो उसके लिए आपको इन्फ्लेशन बोलते हैं उसे, कि मतलब हर साल महंगाई बढ़ती रहती है और उसके हिसाब से आपका पैसा भी बढ़ना चाहिए। मतलब मान लो कि अगर वो 80,000 रुपये आपने वैसे के वैसे आपके पास न रखते हुए उन 80,000 को समझो आपने बैंक में एफडी करवाया होता और बैंक ने आपको उसके ऊपर 7% से रिटर्न दिया होता, तो वो 80,000 बन जाते थे आपके लगभग 85 के आसपास, ठीक है, 85,000 के आसपास बन गए होते। हालांकि उससे आप आईफोन नहीं खरीद पाते 90,000 का, पर आपको 80 से ज़्यादा पैसे मिलते हैं ना अगर एफडी में डाले होते। वैसे अगर वो 80,000 आपने किसी अच्छे स्टॉक में डाले होते जिसने आपको 10% ये दिया होता तो आपको 88,000 मिलते, किसी ने 12 दिया होता तो आपको आईफोन खरीद सकते थे आप, 90,000 बन जाते थे आपके 80,000 1 साल बाद। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, ठीक है। बेसिक सा फंडा क्या है कि इन्फ्लेशन है, हर साल महंगाई बढ़ती रहेगी और उसके हिसाब से अगर आपका पैसा बढ़ा नहीं तो आपको लॉस होने वाला है लॉन्ग टर्म में जाके। आज जैसे हमारे दादाजी बताते थे कि एक कुछ जमाने पहले वो 10 रुपए में पूरे घर का किराना भर के लाते थे और सारी फैमिली 1 महीना भर खा लेते थे। पर आज हमें 1,000 रुपये देने के बाद भी हमारा घर का किराना कंप्लीट नहीं होता है। तो क्या हुआ है, वो 10 रुपये की वैल्यू आज इन्फ्लेट होके 1,000 रुपये बन गई है। तो उसको बीट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो एक जमाने बाद क्या हो जाएगा कि आपके जो पास पैसे बचे हुए हैं आपके वो किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट खास करके स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। तो मैंने जैसे बता दिया इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो शेयर मार्केट क्या है, जैसे भारत की कुछ कंपनियां हैं, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, और भी बड़ी बड़ी 100-200 कंपनीज होंगी। वो क्या करती है, भारत में सर्विसेज प्रोवाइड करती है, भारत को प्रोडक्ट्स बना के देती है और इससे क्या होता है वो कंपनीज लोगों को प्रोडक्ट्स बेचती है और उससे उनको प्रॉफिट होता है और उससे भारत की इकोनॉमी बढ़ती रहती है। तो मान लो कि कोई कंपनी है रिलायंस, वो बोलती है कि हमारे कंपनी के 1 लाख शेयर है और हर एक शेयर की प्राइस 1,000 रुपये है, और अगर आपने आज 1,000 रुपये से वो शेयर लिया, हो सकता है 1 साल बाद रिलायंस कंपनी और उसका मार्केट बड़ा करेगी और वो बेचेगी अपने प्रोडक्ट्स और उनका 1,000 रुपये का शेयर 1,200 का हो जाएगा। मतलब आपको अगर आपने 10 शेयर खरीदे, मतलब 10,000 के आज शेयर्स खरीदे और वो 1 साल बाद बेचे 1,200 के ऊपर, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 2,000 प्रॉफिट होगा। मतलब 10,000 के ऊपर आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो वो होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट की, मतलब आप प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक और बात है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है भाई, लॉसेस भी होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि उसके साथ एक रिस्क होता है। हो सकता है आपको 2,000 प्रॉफिट मिलेगा, हो सकता है आपको 2,000 लॉस भी हो सकता है, या फिर आपका पूरा 10,000 भी जा सकता है, या फिर हो सकता है आपका 10,000 20,000 भी बन सकता है। इसके लिए शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या फिर किसी भी ऐसे तरीके की जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है और इसके लिए नॉलेज चाहिए होता है। स्टैंडर्ड लोग होते हैं जिनको पता होता है शेयर मार्केट कैसे काम करता है।
मैंने जितना सीखा है उसके अकॉर्डिंगली मैं करता हूँ, ठीक है। ये कोई एडवाइस मत समझना। तो एक ऑप्शन है आपके पास, डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, जो कि मैं करता हूँ। मेरा ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के जरिए ही शेयर मार्केट में होता है। अब म्यूचुअल फंड को ऐसे समझो, रिलायंस का डायरेक्टली एक शेयर नहीं खरीदते हो आप, रिलायंस के एक शेयर का 10वां हिस्सा खरीदते हो। मतलब मान लो रिलायंस के आप 100 रुपये के ही शेयर खरीदते हो, टाटा के 100 रुपये के शेयर खरीदते हो, और दूसरी कंपनी मतलब 1000 रुपये में आप 10 अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदते हो, और जब उनके शेयर्स बढ़ते हो तो उसका अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट मिल जाता है। वो म्यूचुअल फंड की कंपनीज करती। मतलब म्यूचुअल फंड क्या है कि मैं बोलूँगा मेरे 1000 रुपये मैं हर महीने आपको दे दूंगा म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को। वो कंपनी क्या करेगी, वो 1000 रुपये लेंगी और जो जो अलग अलग कंपनियाँ हैं इंडिया की अच्छी कर रही है उनमें डाल देंगी, और फिर वहाँ से जो प्रॉफिट आएगा वो हमें मिलता रहेगा। बदले में जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है वो थोड़ा सा उनका प्रॉफिट कट कर लेगी, मतलब एक्सपेंसेस कट कर लेंगे। तो फिर म्यूचुअल फंड कंपनी का भी फायदा हो जाएगा कि मतलब वो आप हमें हमारी टेंशन फ्री हो जाएगी। तो म्यूचुअल फंड क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता है शेयर मार्केट में। जैसे मुझे पता नहीं है कि कौन सी कंपनी का शेयर अच्छा करने वाला है, कौन सी कंपनी का शेयर गिरने वाला है, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा जिंदगी का काम क्या है, मैं सॉफ्टवेयर बना दूँ। मैं सॉफ्टवेयर बनाने में अच्छा हो सकता हूँ, पर मैं शेयर मार्केट में अच्छा नहीं हो सकता। पर जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज होती है उनके पास ऐसे लोग होते हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज होता है, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि कौन से कंपनी में पैसा लगाना है, कौन से कंपनी में नहीं लगाना है, और उनको ज़्यादा नॉलेज होता है। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई ये महीने के 1000 रुपये रखो, आपको जो कंपनी में लगाने लगाओ, और जो प्रॉफिट होगा वो मुझे दे दो। उसके बदले में वो म्यूचुअल फंड की कंपनी क्या बोलती है, एक फीस हमसे लेती है, ताकि वो हमारा पैसा ग्रो करके दे रही है। अब ये म्यूचुअल फंड वगैरह सब मार्केट से लिंक होता है, इसके लिए वो कभी भी अप जा सकता है, कभी डाउन जा सकता है। जैसे परसों मार्केट अप गया था क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट लगने वाला था और सबको ऐसा लग रहा था कि बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार में आएगी। तो एग्जिट पोल वैसा दिखा रहे थे। तो क्या हुआ, सडनली लोगों को ऐसा लगा यार अभी मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है। तो लोगों ने क्या किया, शेयर मार्केट में जाके धड़ाधड़ शेयर्स खरीदने लगे। तो एक शेयर की डिमांड बढ़ी तो उसकी प्राइस बढ़ने लगी। तो ऐसे होते होते क्या हुआ कि शेयर मार्केट हाई चला गया। तो मतलब जो लोगों ने इन्वेस्ट करा था उनको प्रॉफिट हुआ। फिर जैसा ही रिजल्ट लगा इलेक्शन का तो लोगों को मतलब पता चल गया कि भाई अभी बीजेपी तो पावर में नहीं आ रही है, बीजेपी पावर में नहीं आएगी तो देश की क्या स्थिति होगी, हो सकता है सरकार अच्छे से बनेगी नहीं, जो इन्वेस्टमेंट है वो चली जाएगी। तो लोग घबरा गए। तो लोगों ने क्या किया, धड़ाधड़ से शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। तो शेयर्स जैसे बेचने लग गए तो धड़ाधड़ शेयर मार्केट नीचे गिर गया। तो इसका ये रीज़न है कि आज मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ था। पर ये होता ही रहता है, शेयर मार्केट ऐसे ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। पर ओवर द पीरियड शेयर मार्केट हमेशा ही ऊपर ही जाता रहा है भारत का। तो मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैंने ये सोचा कि भाई ठीक है, आज थोड़ा लॉस हो सकता है, कल मोदी जी अगर पंतप्रधान पद की शपथ ले लेते हैं और लोगों को लगता है कि अच्छा करेंगे तो ये मार्केट फिर से बढ़ भी जाएगा। तो घबराना नहीं होता। जैसे कोरोना के टाइम पे मार्केट बहुत नीचे चला गया था, पर फिर भी उस टाइम पे भी मैं इन्वेस्ट करता रहा और मुझे कम प्राइस पे ज़्यादा शेयर्स मिल गए, और आज मार्केट बहुत अच्छा है तो मुझे उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ। तो सिंपल सा फंडा है कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में रिस्क लेना पड़ता है और फिर आपको उसके ऊपर रिटर्न्स मिलते हैं। तो अब इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं आप और कौन कर सकता है? तो मुझे लगता है जो भी इंसान समझो कुछ पैसा कमा रहा है तो उसने भाई इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आर मस्ट। इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, महंगाई को पछाड़ना है, और आपका पैसा आपको लगता है कि दिन ब दिन बढ़ता रहे ना कि कम हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो? जैसे मैंने बताया, गोल्ड में कर सकते हो, एफडी में कर सकते हो, शेयर मार्केट में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, ज़मीन में कर सकते हो, जायदाद में कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर सोच समझ के करना होता है, रिस्क को एनालाइज करके करना होता है, और आपका जो गोल्स है, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है उसको ध्यान में रख के करना होता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग ऐप्स होते हैं। आज के ज़माने में तो बहुत सिंपल हो चुका है, आप हर महीने ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसा चला जाता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं सिंपल से रूल फॉलो करता हूँ। जो मेरा सैलरी है उसका मिनिमम 20% मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। मान लो मेरी 1 लाख सैलरी है तो मैं हर महीने 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ किसी भी ऐसे जगह पे जहाँ से मुझे लगता है कि वो पैसा
बढ़ेगा। ठीक है। और बाकी के जो मेरे खर्चे वगैरह है या फिर बाकी जो सेविंग्स वगैरह है उसमें से भी अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं वो इन्वेस्ट करता रहता हूँ। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो, तो मैं मेरा पर्सनली बताता हूँ, ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पहले से यूज़ करता आ रहा हूँ ईटी मनी ऐप। तो मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था ईएलएसएस फंड से, मतलब टैक्स सेविंग के लिए। इसमें अब डिटेल में नहीं जाऊँगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, पर टैक्स बचाने के लिए मैंने शुरू किया था इन्वेस्टमेंट। और फिर मैंने धीरे धीरे दूसरे म्यूचुअल फंड खरीदता गया। म्यूचुअल फंड के भी टाइप होते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। जैसे आपको आपका पैसा इन्वेस्ट करना होता है ताकि आप अच्छे से उस पैसे को बढ़ा पाए, वैसे ही आपको आपके ज़िंदगी में नॉलेज में इन्वेस्ट करना होता है। डेली आप कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने का ट्राई करो। जैसे मेरा खाली वक्त होता है तो मैं शेयर मार्केट में बारे में पढ़ता हूँ, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ता हूँ, इन्वेस्टमेंट कहाँ अच्छे से कर सकते हो उसके बारे में पढ़ता हूँ। तो मैं मेरा नॉलेज ग्रो कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में और अच्छे से काम कर सकूँ। तो आपको भी, अगर जो भी स्टूडेंट्स लोग देख रहे हैं या फिर जो भी नए नए लोग देख रहे हैं, तो भाई हमेशा खुद के ऊपर भी इन्वेस्ट करो और पैसा भी इन्वेस्ट करो, तब जाके आप ग्रो हो पाओगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं पर्सनली शुरू से मैं ईटी मनी करके एक ऐप है वो यूज़ करता आ रहा हूँ, क्योंकि वो ऐप मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था और मैंने उससे ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और मुझे वो अच्छा लगा, तो मैं उसमें ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। ऐप कोई भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ उसी ऐप में करो, इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है। और फिर मैं उसके ज़रिए आज तक SIPs कर दी है मैंने। हर महीने मेरा वो मान लो 20,000 रुपये है, तो वो हर महीने कटता रहता है। मैं उसके ऊपर देखता भी नहीं हो, कभी वो सोचता भी नहीं हो पैसे का क्या हुआ, मैं उस सीधा डाल देता हूँ अच्छे वाले म्यूचुअल फंड्स में, और जब मुझे ज़रूरत होगी कुछ सालों बाद तब उसको मैं निकाल लूँगा। तो ऐसे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ ईटी मनी ऐप के थ्रू। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन कर सकते हो और आप भी उस ऐप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए मैं जीरोधा यूज़ करता हूँ। जीरोधा भी एक ऐप है जिसके ज़रिए मैं डायरेक्ट जाके रिलायंस का 1,000 रुपये का स्टॉक खरीद सकता हूँ। म्यूचुअल फंड में 1,000 का स्टॉक नहीं खरीदते हो आप, 100 रुपये का रिलायंस का, मतलब रिलायंस के एक स्टॉक का थोड़ा सा टुकड़ा खरीदते हो। ऐसा चलता है। इसके बारे में बहुत डीप में आपको सीखना पड़ेगा, ये ऊपर ऊपर की चीज़ें बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करना होता है जो मैं फॉलो करता हूँ। अगर एक बोनस टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, जो भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो भाई सबसे पहले आपके लाइफ के गोल्स को डिफाइन करो। और सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से भी पहले कुछ रूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आप आपके इंश्योरेंस निकाल के रखो, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, वो निकाल के रखो। क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इंसान का कहा जाता है जब मान लो कोई बीमार हो गया, तो आपको आपकी सारी सेविंग्स उड़ जाती है। तो सबसे पहले इंश्योरेंस निकाल के रखो हेल्थ वाला। फिर आपके पेरेंट्स का भी निकाल के रखो, क्योंकि वो भी बीमार हुए तो आपको ही खर्चा करना है, तो वहाँ पे भी आपका जो सेविंग्स का पैसा है वो निकल जाएगा। या फिर आपको जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा है वो लगाना पड़ेगा हेल्थ के प्रॉब्लम के ऊपर, अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो अच्छा वाला हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखो। ठीक है। दूसरा टर्म इंश्योरेंस। मान लो आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है किसी भी इंसान को, और अगर कोई कमाने वाला इंसान है घर में, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके जो डिपेंडेंट्स है उनका क्या होगा, तो उसके लिए टर्म इंश्योरेंस निकाल के रखना चाहिए अच्छा वाला। टर्म इंश्योरेंस जनरली अपने जो इनकम होती है उसके 10-20 गुना ज़्यादा होता है। मान लो मेरी 10 लाख की इनकम है तो मैं 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस निकाल सकता हूँ, ताकि मैं अगर कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली उस 1 करोड़ में आगे के 10-12 साल अच्छे से निकाल सके। ये दो हो गए इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप कमाने वाले व्यक्ति हो घर के अंदर। तीसरी चीज़ है इमरजेंसी फंड। मान लो कि आप कुछ इमरजेंसी आ गई आपके लाइफ में, मान लो कोई मतलब हेल्थ इंश्योरेंस तो है ही आपके ऊपर, पर मान लो कि कोई ऐसी चीज़ हो गई अचानक से कि जहाँ पे आपको पैसा लगने वाला है। मान लो आपकी जॉब चली गई, मान लो मैं आज अच्छे से जॉब कर रहा हूँ और मेरी जॉब चली गई, तो फिर मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। तो आइडियली एक इमरजेंसी फ़ंड सेटअप करना होता है, जो कि जनरली 6 मंथ का होता है, जो आपके महीने के एक्सपेंसेस, मान लो मेरे महीने के 30,000 रुपये एक्सपेंस है, अगर मेरा आज जॉब चला जाता है तो अगले 6 महीने के लिए मैं जॉब ढूंढते टाइम मुझे खर्चों का सोचना ना पड़े, इसलिए मुझे कितना पैसा लगेगा, 1,80,000 रुपये। तो 1,80,000 रुपये आपको ऐसे जगह पे रख देने हैं अपने बैंक में या फिर कैश में, ताकि वो आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए इमरजेंसी वाले, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो विदाउट हैम्परिंग एनीथिंग।
तो ये कुछ बेसिक से रूल्स है जो मैं आपको एज अ बड़ा भाई बता रहा हूँ, या फिर जो लोग नए हैं उनको बता रहा हूँ, और इससे आप आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, और शुरू में ELSS से स्टार्ट कर सकते हो टैक्स सेविंग के लिए। आई होप आपको ये इन्वेस्टमेंट के बारे में क्विक सा वीडियो पसंद आया होगा। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हो कि मैं इन विषयों के बारे में और बातें करूं तो कमेंट करो, मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। मुझे लगता है आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ चीज़ें। और भाई इन्वेस्टमेंट और ये सब चीज़ें सोच समझ के करनी होती है, किसी का भी मत सुनो, मेरा भी मत सुनो, आपका दिमाग लगाओ और जो आपके लिए सही है वो करो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपके दिमाग के ऊपर, शरीर के ऊपर भी करना है, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए जा रहा हूँ। वैभव तू करता है क्या इन्वेस्टमेंट? यस ज़रूरी है क्या इन्वेस्टमेंट करना? भाई कब जॉब जाएगी पता नहीं पड़ेगा। और अपना रिटायरमेंट का भी फिक्स नहीं होता है ना, मतलब पहले तो रिटायरमेंट में पेंशन मिलता था। अभी हाँ, कुछ नहीं वैसा। हमारे ज़माने में कुछ नहीं, हमारे बच्चों ने संभाला नहीं तो फिर भाई संभालेगी नहीं अगली जो जनरेशन है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना होता है, मतलब आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो चलो भाई कुछ खाते पीते, बहुत भूख लगी है मुझे अभी। मूंगफली खाओ। मूंगफली खाते, पीनट्स। मम्मी दे थोड़े शेंगदाने दे। रेड बकेट में डालना था। मम्मी बड़े गुस्से से देख रही है क्योंकि वैभव ने इसमें से उठा के लेके गया सीधा। ये देखो, दादाजी के ज़माने में इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं हुआ था। दादाजी की बेस्ट इन्वेस्टमेंट उनके बच्चे हैं, जिन्होंने सब कुछ सही से किया। और एक इन्वेस्टमेंट है भाई आपकी ज़िंदगी की, अच्छी बीवी। अच्छी बीवी हो तो ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, और अच्छा हस्बैंड हो तो बीवी की ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। तो मेरी ये भी इन्वेस्टमेंट अच्छी है। थैंक यू पायल। आई होप तुम्हारे लिए भी सही होगा। नहीं सही है ना? स्वप्निल भाई सही है फिर? लकी ड्रॉ है। क्या है फिर? क्या हो बताओ? जिंदगी हो गया। शर्मा गई का? नॉट ओनली बीवी, अच्छी फैमिली होना भी एक इन्वेस्टमेंट है। आई थिंक वो चीजें तो आपको वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? नहीं यार, वो तो ऐसे मिलता है, भगवान की तरफ से गिफ्ट होता है वो। हाँ, कुछ भी क्या बोल रहे हो? सॉरी ये लो। चलो पीनट्स खाते, थोड़ा प्रोटीन आएगा। चलो भाई, इंडिया वर्सेस आयरलैंड की मैच चल रही है। सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैच देख रहे हैं। मम्मी को तो मैच नहीं देखनी है पर फिर भी देख रही है, बस बस क्योंकि उसके सीरियल्स हमने बंद कर दिए हैं, इसलिए। बस बस पाहावं लागतो राहील कंटाळा आला मला ते पाहून. पण आता उगाच ते विराट कोहली आणि रोहित शर्मा आलाय खेळायला, म्हणून पाहते का? म्हणजे बबलू आणि सुनील. इसलिए मम्मी देख रही है विराट कोहली। बबलूचा रोहित शर्मा आणि सुनीलचा विराट कोहली, म्हणून बसले आता पाहू कोण भारी भारी. तो देखते हैं क्या कुछ होता है। पायल तुम क्या कर रही हो? मोबाइल दिखाओ क्या कर रहे हो मोबाइल में। रील्स? मुझे लगा गेम खेल रहे हो। और पापा बारिश को देख रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, यांना घे ना बघा, यांचं काही ते मध यायचं, काही थोडंफार बोलायला लावायचं. सुनील और श्रुति क्या कर रहे हैं? मैच देख रहे हैं। मैं तो डकार दे रहा था। एक डकार दे रहे, एक सुन रही। मुझे लगा श्रुति ऊपर चली गई। नाही ना, ती का बसेल तिकडे. जोड़ी ना। मिलते हैं अगली ब्लॉग में। बाय बाय But गाइस। if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the